हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज हम करेंगे 25 एमसीक्यू और इसी के साथ ही हमारे टोटल यहाँ पे 475 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू। तो इससे पहले 450 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप सभी जाइए और उनको भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी आप कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम दोगे तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर ये एमसीक्यू आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा क्या, डेल क्रेडर कमीशन इज़ जनरली कैलकुलेटेड ऑन। तो जो ये डेल क्रेडर कमीशन है इसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये है आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कंसाइनमेंट जो आपका टॉपिक है ये मैंने बिल्कुल अच्छे से कराया है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना और उसमें मैंने इसके बारे में भी आपको बताया। तो जो डेल क्रेडर कमीशन है इसको कैलकुलेट किया जाता है ग्रोस सेल पर, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ग्रोस सेल होगा। और खुद से भी कोशिश करना आंसर देने की, और 25 क्वेश्चन में फिर चेक करना आपने कितने करेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू। जब हम गुड्स को सेंड किया जाता है कंसाइनमेंट के अंदर, तो फिर हम जो डेबिटेड करेंगे किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कंसाइनमेंट अकाउंट को, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या फिर कंसाइनी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, जब हम गुड्स सेंड करेंगे उन कंसाइनमेंट पर, तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और ये जो क्वेश्चन आपका अभी जो कंसाइनमेंट का, ये आप रिसेंटली आपका पूछा गया है DT+P PGT मेल जून 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो आपकी रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स है, ठीक है, तो ये है आपका रॉयल्टी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है कि भी ये जो रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग है इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे। तो इसको हम बेसिकली दिखाते हैं बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है, और वहाँ पे हम करंट एसेट में इसको शो करते हैं। ये भी मैंने अच्छे रॉयल्टी वाला भी वैसे मैंने वीडियो तो मिल जाएगी आपको, इसको भी आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इन केस ऑफ द हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो हायर परचेज जो हमारे सिस्टम है जिसके अंदर जब हम एसेट को परचेज करते हैं, तो जब एसेट अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, कौन सी प्राइस से हम इसको डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, हायर परचेज प्राइस से करेंगे, कैश प्राइस से करेंगे, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर, या फिर कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका क्या, कैश प्राइस। और ये भी आपका यूपी TGT कॉमर्स 2019 के अंदर पूछा गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड। तो कई बार हम क्या करते हैं, दो मेथड्स हैं हमारे बेसिकली हायर परचेज सिस्टम के अंदर। तो जिसमें से ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा हमें सेलर से, तो इसको हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और उसमें हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज नोन एन। जो हमने खर्चा किया भाई एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके डेवलपमेंट पे, तो वह बेसिकली हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी। तो वह हमारी कहलाएगी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि जो हम खर्चा कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ रखा है, जो आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, कि इसके अंदर हम जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसकी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, ज्वाइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर एक पार्टनरशिप है, कैसी पार्टनरशिप है, विद नो फर्म नेम फॉर इनडेफिनेट पीरियड, फॉर्म फॉर 5 years, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में बेसिकली आपका क्या होगा, दो कंपनी, ठीक है, कोई भी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वे मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगी। तो ज्वाइंट वेंचर में बेसिकली क्या है, कैसी पार्टनरशिप है भाई, ये ऐसी नहीं कि भी आपकी एक लंबे टाइम तक चलते रहेगी, जैसे भी जिस पर्पज़ के लिए ये मिली है, जैसे वो पर्पज़ कंप्लीट होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर में आपका कोई भी फर्म नेम नहीं होगा अलग से, कि भी आप एक फर्म नेम रख लोगे, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, विद नो फर्म नेम। तो जैसे ही आज की ये वीडियो कंप्लीट होगी तो आज हमारे टोटल 475 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 450 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखना, वे भी सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो 450 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट वर्किंग मीन से। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, रॉयल्टी से रिलेटेड आपका, कि जब हमारा
जो मिनिमम रेंट है वो जो हमारी रॉयल्टी है, ठीक है, उससे हमारा अगर ओवर हो जाए, मिनिमम रेंट बेसिकली क्या होता है कि भाई इसमें मिनिमम हमने डिसाइड किया है कि भाई जो लेसर को मिलेगा, ठीक है, मिनिमम। तो इसमें क्या बेसिकली, इसमें एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी में बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ रॉयल्टी के बारे में। इसमें क्या होगा, अगर एक ए पर्सन है और बी है, ए के पास क्या है, एक मशीन है, बी को मशीन की ज़रूरत है, तो बी ए के पास गया और उसको कहा कि भी मुझे अपनी मशीन दे दे। अभी ऐसे तो उसको मशीन नहीं देगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ लेगा, ठीक है, तो जो वो उसके बदले में लेगा कुछ ना कुछ बी को अमाउंट देना पड़ेगा, तो वह बेसिकली आपका क्या कहलाता है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी फिक्स कर दी जाएगी कि भाई ए बोलेगा कि नहीं मिनिमम मुझे 25,000 तो चाहिए, ठीक है। वैसे रॉयल्टी आपकी डिपेंड करती है कि भाई प्रोडक्शन पे या सेल पे, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका बिजनेस की नेचर क्या है उस पर। तो उस केस में मिनिमम रेंट हमारे क्या कि भाई इतना तो वो लेगा ही लेगा, और उससे ज़्यादा भी ले सकता है अगर बी को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, ज़्यादा वो सेल कर दे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे। तो शॉर्ट वर्किंग बेसिकली हमारी कब अराइज होगी कि भाई एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी, कि भाई जो बी ने सेल की, जो बी ने प्रोडक्शन किया, उस पर जो एक्चुअल में जो रॉयल्टी है ना वो तो कम निकली, और ए को जैसे 25,000 देने थे, कैसे ए को 25,000 मिनिमम फिक्स थे, और बी की जो रॉयल्टी एक्चुअल में निकली ना वो निकली 10,000 की। तो भाई बी अब 25,000 कहाँ से दे, लेकिन देना तो पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 15,000 की आपकी क्या निकल के आएगी, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल वॉज सजेस्टेड बाय। तो फिर से आपका ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वहाँ से क्वेश्चन आया है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आपके कुछ मेथड्स आपकी गिवन है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स, या फिर मॉडल्स भी हम बोल सकते हैं। तो उनमें से आपका एक मॉडल है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, मॉडल है ये। और ये मॉडल आपका किसने दिया था, लेव एंड सचवार्ड्स ने आपका ये मॉडल दिया था। तो ये मॉडल आप एक बार देख लेना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको भी जरूर करके जाना। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग फॉर द प्राइस लेवल चेंज इज रिलेटेड टू। हमारा प्राइस लेवल में चेंज हुआ, और अब जो हमने अकाउंटिंग किया वो प्राइस लेवल चेंज को कंसीडर करते हुए की है। तो ये जो अकाउंटिंग है बेसिकली हमारी कौन सी अकाउंटिंग कहलाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, प्राइस लेवल में चेंज से। तो ये हमारी अकाउंटिंग इससे रिलेटेड होगी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या प्रॉफिट वॉल्यूम या फिर पीवी रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिखाता है किसके बीच में, कंट्रीब्यूशन एंड सेल के बीच में। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। DT प्लस बी PGT फीमेल जुलाई 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरहेड का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इनडायरेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि भाई ये लेबर से रिलेटेड है या फिर एक्सपेंसेस से है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 462 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 462, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका DT प्लस बी PGT में पूछा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट आर। एक न्यू प्रोडक्ट के लिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो यह बेसिकली हमारी कौन सी है, भी अब न्यू प्रोडक्ट के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं, इट मीन्स हमारी जो कॉस्ट है वो हो चुकी है, तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, संक कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। तो कोई भी बच्चा वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाएगा, तो लाइक सभी को जरूर करना है। नेक्स्ट है आपका 464, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। तो भाई शेयर्स की वैल्यू निकालने के भी आपके डिफरेंट मेथड है, तो इनमें से एक मेथड है जो कि नहीं है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मेथड। तो देखिए कौन सा नहीं है, एसेट वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपका जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मेथड नहीं है। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसका मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सभी कमेंट कीजिए आंसर अगर आपको पता है तो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारा, पहले हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे, फिर हमने 100 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया करना, इंक्रीज हमने कर दिया, फिर हमने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो उस केस में जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट की अगर हम बात करें, वैसे तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहती है, हमेशा हमारी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ, 100 का करूँ या 1000 का, अगर मुझे 10,000 रुपये किराया देना है तो देना है, ठीक है।
तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर मैं पर यूनिट की बात करूँगी तो पर यूनिट में हमारी क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट है वो हमारी हो जाएगी डिक्रीज। डिक्रीज कैसे होगी, देखिए पर यूनिट की अगर बात करेंगे, जब मैंने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया और मैंने 10,000 क्या दिया, रेंट का किराया दिया, फिक्स था मेरा, तो मुझे 1 यूनिट पे अगर मैं निकालूँ तो मेरा 1,000 पर यूनिट मेरा खर्चा आएगा रेंट का। फिर जैसे मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 100 यूनिट कर दिया, तो अब मेरा पर यूनिट खर्चा कितना आएगा, 100। कम हो गया ना, पहले 1000 था 1 यूनिट पे, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, 100। अब अगर मैंने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन अगर पर यूनिट अब मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगी तो मेरी कितनी आएगी, 10 रुपये आएगी। तो इट मीन्स व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये ध्यान रखना आपको, पर यूनिट क्या होगी, डिक्रीज, पर यूनिट क्या होगी, डिक्रीज। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, पर यूनिट डिक्रीज होगी, लेकिन वैसे अगर हम पूरा एग्रीगेट में बात करेंगे तो वैसे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, तब आपकी रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 466, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस टर्म। भाई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, तो हम सभी को पता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम किसको कहेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, तीनों ही बता देना। चलिए, कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसी के साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कौन सा पॉइंट्स है, किस तरह से हमारा निकलता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसको कहेंगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च कीजिए, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर, कोई भी एग्जाम आप देना तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एस्टिमेट कॉस्ट। तो भाई कौन सा कॉस्टिंग प्रिंसिपल है, कौन सा मेथड में एक तरह से बोल सकते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल जो कॉस्ट है उसका कंपैरिजन करते हैं एस्टिमेट। तो जब भी हमारी कंपैरिजन की बात आ जाएगी एक्चुअल का एस्टिमेट से या स्टैंडर्ड से, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली कौन सी कॉस्टिंग होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। डी ट्रिपल पीजीटी में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन। तो ये क्वेश्चन अभी जैसे मैंने ऊपर आया था, तो इसमें अब चेंज है क्या, इसने कहा कि भी जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन, वो क्या रहेगी, एट द सेम लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज। भाई आप चाहे चेंज करो चाहे ना करो, ठीक है, किसको चेंज करो, कॉस्ट को चेंज करो, वॉल्यूम को चेंज करो, या फिर क्वालिटी या फिर फैशन को चेंज करें, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी रिमेन एट द सेम लेवल, सेम रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट की बात नहीं की। जैसे भाई 10 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ मैं, 100 यूनिट का करूँ, या फिर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ, अब मेरी अगर फिक्स कॉस्ट है 10,000 मुझे फिक्स कॉस्ट देनी है, तो भाई 10,000 मुझे देनी ही देनी है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल, ये तो इसी लेवल पे रहेगी, 10,000 ही मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चाहे मैं जो वॉल्यूम है उसको चेंज करूँ या ना करूँ। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से यहाँ पे रीड आउट करना, आपको क्वेश्चन को लैंग्वेज समझने की कोशिश करना भी, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। पर यूनिट पे अगर बात करते, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू अ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, भाई किस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जब हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के मतलब क्या है कि भी ना हमें प्रॉफिट है ना हमें लॉस है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक करेंगे तो आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और वो 1 सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है, द सैलरी ऑफ द फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज। जो फैक्ट्री क्लर्क है उसकी सैलरी है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। तो इसको हम बेसिकली करेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म। जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट भी हमने सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने ले लिया है। ठीक है, इनडायरेक्ट हमने मटेरियल भी ले लिया, इनडायरेक्ट हमने लेबर भी ले लिया, इनडायरेक्ट हमने एक्सपेंसेस भी ले लिया, तो वह बेसिकली आपका कहलाता है क्या, ओवरहेड कॉस्ट। तो वह क्या कहलाता है आपका, ओवरहेड कॉस्ट, जब हम सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेंगे। नेक्स्ट आपका
पेमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, हम उसको पेमेंट है वो किस बेस पे करते हैं। तो देखिए ये वाला टॉपिक भी करना अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मूलेज भी गिवन है कि किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेगा। तो अभी यहाँ पे बात की है कि भी पेमेंट है हम किस तरह से करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, किस बेस पे हम करेंगे, सर्टिफाइड वर्क, भी कितना वर्क हमने कर लिया, जितना वर्क हमारा सर्टिफाइड हो चुका है उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या की जाएगी, पेमेंट। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस और वेस्टेज वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी वेस्टेज है या फिर अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस उसका जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। तो 4 ऑप्शन आप देखिए, तो राइट आंसर होगा आपका क्या, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स के बेस पर ही हम क्या करते हैं, जो वेस्टेज है उसका वैल्यूएशन हम करते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द राइज इन द प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल हमारा राइज हो गया है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर वैल्यूइंग द मटेरियल इशूड, तो भाई सबसे सुटेबल मेथड हमारा कौन सा होगा, किसके रिगार्डिंग, मटेरियल जो हमें इशू करना उसके वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे होगा हमारा लिफो, ठीक है। अगर प्राइस लेवल हमारा राइज हुआ है तो हम कोशिश करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो भाई लास्ट में आया है पहले हम उसको निकाल दें, ठीक है। तो लिफो हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन क्या है, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट काउंटिंग इज, भाई मेन पर्पज क्या है कॉस्ट काउंटिंग का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम कॉस्ट काउंटिंग करते हैं, या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए करते हैं, या फिर जो सेलिंग प्राइस है उसको फिक्स करने में जो कॉस्ट काउंटिंग है वो हमारी हेल्प करेगा, या फिर डी ऑप्शन है प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट काउंटिंग हमारी हेल्प करता है किसमें, जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में। तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर है वो ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स स्कूल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी उसको अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।